Assalamualaikum जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम चैप्टर 5 सीआरपीसी को स्टार्ट करेंगे। ये लेंथी चैप्टर है। दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट करेंगे अरेस्ट जनरली, जो कि सेक्शन 46 टू सेक्शन 53 है। इसमें इस पोर्शन में ये बताया गया है कि अरेस्ट का जनरल सा तरीका क्या है, किसी पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 1 इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज़ किया गया है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, कि वो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसकी बॉडी को कन्फाइन करेंगे, उसको एक्चुअली टच करेंगे उसको अरेस्ट करने के लिए, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शंस। लेकिन अगर वो बाय वर्ड्स यानी कह दे कि ठीक है जी आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, या बाय एक्शंस लाइक वो हैंड खड़े कर देता है, तो अगर तो वो ये सबमिट कर रहा है अरेस्ट के लिए अपने आप को, तो उसकी बॉडी को कन्फाइन करने की उसको ज़रूरत नहीं रहती, कि वो खुद ही अरेस्ट के लिए एग्री हो रहा है। बट ये है कि अगर वो एग्री नहीं कर रहा तो फिर उसकी बॉडी को डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर या वो पर्सन जिसको ऑथराइज़ किया गया वो उसको कन्फाइन करेगा उसकी बॉडी को। ये जनरल सा एक तरीका बता दिया गया अरेस्ट करने का। सब सेक्शन 2 रेजिस्टिंग एंडीवर टू अरेस्ट, लेकिन अगर वो पर्सन रेजिस्ट करे, अपनी अरेस्ट को से बचने की कोशिश करे, तो क्या होगा। If such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, लेकिन अगर ऐसा शख्स जिसको अरेस्ट करने गए हो वो अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, अपनी अरेस्ट को से बचने की कोशिश कर रहा है, तो सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। तो इस सिचुएशन में जब अरेस्ट को इवेड करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो जितने भी मीन्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, फ्रॉम दैट पुलिस ऑफिसर और द एनी पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड टू अरेस्ट दैट पर्सन। Subsection 3 nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or with imprisonment for life। अब देखें सब सेक्शन 2 में हम पढ़ के आए हैं कि वो जितने भी मीन्स हैं नेसेसरी वो यूज़ कर सकता है, लेकिन सब सेक्शन 3 में साथ एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी गई है कि अगर तो वो एक्यूज़ जिसको अरेस्ट करना ज़रूरी है उस पे जो ऑफेंस है, जो एक्यूजेशन है जिस ऑफेंस की, वो उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये नहीं हो सकता कि आप उसको जान से ही मार दो, आप उसकी डेथ कॉज वो पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस पुलिस एक पर्सन को अरेस्ट करने गई है, वो पर्सन अपनी अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, फोर्सिबली कर रहा है, अपनी अरेस्ट हो नहीं रहा, तो इस सिचुएशन में मींस तो यूज़ करेंगे, लेकिन उस पर जो एलिगेशन है उसकी सज़ा 5 साल है, 6 साल है, ना डेथ है ना लाइफ है, इससे कम है। तो इस सिचुएशन में ये नहीं होगा कि पुलिस वाले सीधा फायर करके उसको मार ही दें, उसकी डेथ कॉज नहीं करनी, यहाँ तक तो इसका मतलब ये है। बट जनरल कुलिया यही होता है कि अरेस्ट के लिए उतनी फोर्स ही यूज़ करते हैं पुलिस वाले जितनी ज़रूरी हो। कभी भी पुलिस वाले किसी को मारने की कोशिश नहीं करते। लिखा तो हुआ है ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट, इसका मतलब यही है कि उतनी की फोर्स आपने यूज़ करनी है जितनी कि ज़रूरी हो। लेकिन सब सेक्शन 3 में इसको और फर्दर एलेबोरेट किया है कि अगर ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन को पुलिस अरेस्ट करने गई है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, फायर करके उसको मार दो, हालांकि उस पर जो एलिगेशन है उसकी सज़ा सिर्फ 3 साल है। सो ये नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अगर दूसरी साइड से इसको देखा जाए तो अगर तो वो पर्सन को अरेस्ट कर जिसको करने गए हैं उस पे जो एलिगेशन है उस ऑफेंस की सज़ा जो है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो क्या इस सिचुएशन में पुलिस उसको मार सकती है, उसकी डेथ कॉज कर सकती है। अब ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सी बात है। यहाँ तक सब सेक्शन 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उस पर एक्यूजेशन है, उस ऑफेंस की सज़ा डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो इस सिचुएशन में पुलिस उसको डेथ काज कर सकती है। सब सेक्शन
3 के हवाले से यही नज़र आ रहा है, बट अदरवाइज़ नहीं कर सकती। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाई पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। उस प्लेस की जो सर्च करनी है पुलिस की, जहाँ पे वो पर्सन छुपा हुआ है जिसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो उसका प्रोसीजर बताया गया। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, किसी पर्सन के पास जिसको वारंट ऑफ अरेस्ट दिया गया किसी पर्सन का अरेस्ट करने का, और एनी पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, उनके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इनटू और इज़ विद इन एनी प्लेस तो अगर तो वो पुलिस ऑफिसर या वो पर्सन जिसको वारंट ऑफ अरेस्ट उसको दिया गया कि जाके इसको अरेस्ट करके लाओ, और उनको रीज़न टू बिलीव, उनको लगता है कि वो पर्सन किसी ख़ास जगह में किसी ख़ास प्लेस में छुपा हुआ है, तो इस सूरत में द पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, तो ऐसा पर्सन जो कि उस प्लेस का इंचार्ज है, वहाँ पे रह रहा है, शेल, उसके लिए कंपलसरी है, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर अ सर्च देयर इन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पुलिस वाले या वो जो पर्सन जिसको वो वारंट दिया गया है कि फ़लाने पर्सन को आप अरेस्ट करके लेके आओ, जब उनको लगता है कि ये बंदा किसी एक ख़ास प्लेस पे छुपा हुआ है, तो वहाँ का जो लोग रह रहे हैं, रिजाइडिंग है, या वो जो इंचार्ज है उस घर का, उस प्लेस का, उसके लिए शेल का वर्ड यूज़ किया गया कि उसके लिए कंपलसरी है कि उनको पुलिस वाले को या उस पर्सन को जो अरेस्ट करने आया है जिसके पास वारंट है, उसको फ्री इंग्रेस दे, अपने घर में उस जगह के उस प्लेस में एंटर होने दें, उसको फैसिलिटेट करें कि वो सर्च कर सकें उस पर्सन के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 48 प्रोसीजर व्हेन इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अब ये 48 में बताया गया है कि जब उन पुलिस वाले को या उस पर्सन को जिसको अरेस्ट करने का वारंट दिया गया है, उनको लगता है कि ये पर्सन एक ख़ास प्लेस पे छुपा हुआ है, बट जो पर्सन वहाँ उस प्लेस का इंचार्ज है या जो वहाँ पर रिज़ाइड कर रहे हैं, वो पुलिस वाले को अंदर आने नहीं देते, वो उनको फ्री इंग्रेस अलाउ नहीं करते। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इफ़ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी obtained अंडर सेक्शन 47, यानी 47 में अगर उस पर कंपलसरी था, उसने आने देगा तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ उनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा। इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट और इन एनी केस इन विच वारंट मे इशू बट कैन नॉट बी obtained विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जब वो उनको अंदर एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इस सिचुएशन में लॉफुल होगा किसके लिए? जो पर्सन वारंट के अंडर वारंट लेके आया है उसको अरेस्ट करने का, और कोई भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वारंट इशू किया जा सकता था, बट अगर वो वारंट लेने जाएंगे तो इतनी देर में वो पर्सन भाग जाएगा। तो इस सिचुएशन में लॉफुल होगा उन पर्सनस के लिए जो अरेस्ट करने आए, वो पुलिस वाला या वो पर्सन जो भी उसको अरेस्ट करने आया, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place। वो पुलिस वाले उस प्लेस में एंटर हो सकते हैं and search therein, और वहाँ पर देख सकते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सर्च वारंट पहले लेने चले जाएँ और उतनी देर में वो जो जिसको अरेस्ट करने आए हैं वो वहाँ से भाग जाए, वो एंटर हो सकते हैं, ये लॉफुल होगा उनके लिए। And in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of the house or place, तो वो एंटर होने के लिए उस प्लेस की कोई बाहर वाला दरवाज़ा, कोई अंदर वाला दरवाज़ा, कोई विंडोज़ वगैरह हैं, वो तोड़ सकते हैं उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए उस प्लेस को। वेदर दैट ऑफ द पर्सन to be arrested or any other person if after notification of his authority and purpose, यानी उनको नोटिफाई भी कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी भी बता रहे हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए अंदर आ रहे हैं, and demand of admittance duly made,
और उनको डिमांड कर रहे हैं कि हमें अंदर आने दो, हमें अरेस्ट करने दो, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, लेकिन उनको अगर अंदर आने नहीं दिया जा रहा तो उनके पास लॉफुल है उस पर्सन के पास कि वो उस घर का आउटर डोर इनर डोर तोड़ दे, अंदर एंटर हो जाए, सर्च करें, उस पर्सन को अरेस्ट करें। जब यहाँ तक लगता हो कि अगर हम वारंट वगैरह लेने जाएंगे तो वो जिस पर्सन को अरेस्ट करने आए वो भाग जाएगा, तो इस सिचुएशन में वो ये सारे काम कर सकते हैं। ब्रेकिंग ओपन जनाना, यानी जहाँ पे ख़वातीन वगैरह रहती हैं, ऑब्वियसली घरों में ख़वातीन वगैरह रहती हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त ये है, इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमेन नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, लेकिन वो एक जिस जगह पे वो एंटर होने चाह रहे हैं वो कोई अपार्टमेंट है जहाँ पे कोई खातून रहती हैं और उस खातून को अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। He who according to custom does not appear in public, such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter in। लेकिन यहाँ पे अब ये प्रोवाइज़ो में ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसी प्लेस हो जो अपार्टमेंट हो, किसी खातून का हो, उसको अरेस्ट करना ज़रूरी ना हो, तो इस सिचुएशन में वो पुलिस वाले या वो जो भी उसको अरेस्ट करने आए वो पहले उस खातून को नोटिस देगा कि हम इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, उसको विड्रॉ करने की पूरी वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप बाहर आ जाओ, हमने ये इस पर्सन को अरेस्ट करना है जो इस प्लेस में छुपा हुआ है। ये सारे काम उनको उसको नोटिस करना ज़रूरी है, उस नोटिस मीन्स उसको कहना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है, उसके बाद वो उस प्लेस में एंटर हो सकते हैं लीगली। पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज़ फॉर पर्पज़ ऑफ लिबरेशन, सेक्शन 49। अब इसमें ये बताया गया कि अगर पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने जाते हैं या कोई भी पर्सन जिसके पास वारंट है वो अरेस्ट करने किसी पर्सन को गया और जहाँ पे अरेस्ट करने गए हैं वहीं पे उनको ही लॉक कर दे, तो इस सिचुएशन में ये पुलिस वाले या वो पर्सन क्या कर सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making arrest is denied therein, यानी अगर उनको ही अरेस्ट करके वो बाहर से ताला लगा के चले जाए, वो अंदर दाखिल हुए हैं अरेस्ट करने के लिए और बाहर से ताला लगा के वो ही भाग जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पुलिस वाला या वो पर्सन जिसको अरेस्ट वारंट दिया गया था कि जाके आप अरेस्ट करके लाओ, वो उस घर में अपने आप को आज़ाद कराने के लिए वो कोई भी डोर, चाहे इनर डोर हो, चाहे आउटर डोर हो, चाहे कोई विंडो हो, उसको तोड़ सकते हैं। सेक्शन 50, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, कि यानी जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करना ना पुलिस वाले ने, उसने उस पे उतना ही सेक्शन 50, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, यानी एक पर्सन को आपने अरेस्ट किया है, उसके बाद वो पता है उसको हैंडकफ आपने कर लिया है, अब वो कहीं नहीं भाग सकता और आप उसको अपनी गाड़ी में बिठाएं और लेके चले जाएं। अब ये ज़रूरी, अब यहाँ पे किसी को हैंडकफ करने से ही पता लग जाता है कि अब ये भाग नहीं सकता, तो ये अगर वहाँ पे पुलिस वाले ये नहीं कर सकते कि वो बड़ी बड़ी जंजीरें ले आएँ, ला के उसकी टांगों पे भी लगाएं, उसके हैंडकफ भी करें, 5 6 10 बंदों ने उसको इस तरह पकड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे हैं जितनी रेस्ट्रेंट की ज़रूरी है कि ये भाग नहीं सकता उतनी ही करनी है। अगर किसी बंदे को हैंडकफ लगाया और पता है कि अब वो नहीं भाग सकता तो इनफ है, लेकिन ये नहीं करना कि आपने उसको जंजीरों में ही जकड़ लेना है। सो जितनी ज़रूरी है उसको भागने से रोकने के लिए उतनी रेस्ट्रेंट ही उन्होंने करनी है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, के जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसकी सर्च कैसे करनी है। whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for taking the of bail or under a warrant which provides for taking of bail but the person arrested cannot furnish bail,
And whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to a bail or is unable to furnish a bail। अब ये सर्च की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को अंडर वारंट उन्होंने अरेस्ट किया है और उसको वो बेल दे सकते हैं लेकिन नहीं दी, या फिर वो बेल्स की श्योरिटी नहीं दे सकता, या किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है और वो अपनी बेल की सिक्योरिटी वगैरह नहीं दे सकता। द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and the place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him। यानी जब भी इसको बहुत सिंप्लीफाई अगर करें सेक्शन 51 में, तो उन्होंने कहा है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और उसको बेल पे नहीं छोड़ रहे हो आप, अंडर वारंट अरेस्ट किया है या अंडर वारंट अरेस्ट नहीं किया, उसको आपने कस्टडी में ले लिया है, तो उसके बाद अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने भी उसको अरेस्ट किया है तो वो ला के पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर करता है। इन सारी सिचुएशन में पहले उसकी सर्च की जाएगी। अब सर्च में जितने भी उसके आर्टिकल्स होंगे उनको सेफ़ कस्टडी में रख लिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस किसी की वॉच हो गई, किसी का मोबाइल हो गया, किसी का वॉलेट हो गया, ये सारी चीज़ें हर पर्सन के पास हर वक्त होती हैं। सो इस किस्म के जो आर्टिकल्स होंगे वो सेफ़ कस्टडी में रख लिए जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो उसके पास जो वॉच हो, वॉलेट हो, जो उसके पास से आप मोबाइल वगैरह ले रहे हो, मैंने कई दफ़ा ये देखा है, मेरे केसेस में भी ये हुआ कि ये सारी चीज़ें वो पुलिस वाले अपनी जेब में डाल लेते हैं। वो उसकी कहीं एंट्री नहीं डालते कि हमने इससे ये कुछ इसके पास से जब हमने इसको सर्च किया तो हमें मिला है। वो कहीं ना रिकॉर्ड में होता है, वो अपने पास ही रख लेते हैं, या फिर उनके लिए वो पुलिस वाले अलहदा पैसे मांगते हैं जब उसकी बेल होती है या वट एवर, जैसे भी वो बाहर आता है। सो ये हमारे मुल्क का आलमिया है, ये इन प्रैक्टिस ऐसे होता है। अब यहाँ पे 51 में कहा है कि सर्च करना है तो ऐसी चीज़ें उसकी सेफ़ कस्टडी में रखनी है, जब वो निकलेगा तो उसको वापस कर देनी है। सिर्फ उसके जो ज़रूरी कपड़े वगैरह हैं वो नहीं आपने कि वो भी उतार के सेफ़ कस्टडी में, जो कपड़े हैं उसके अलावा ज़रूरी उसके पहनने की चीज़ें, उसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स होंगे उसको सेफ़ कस्टडी में रखना है। लेकिन वो पुलिस वाले सेफ़ कस्टडी में ऐसा रखते हैं कि वो उनकी कस्टडी में हमेशा के लिए चली जाती है, या उस कस्टडी में से बाहर आने के लिए फिर अलहदा पैसे देने पड़ते हैं कि जी हमारा मोबाइल दे दें या हमारा वॉलेट जो है वो उसके पैसे दे दें। ये तो हमारे मुल्क की पुलिस के हाल है एक्चुअली। सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, कि वुमेन को किस तरह सर्च करना है। वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ वुमेन टू बी सर्च्ड, दिस सर्च शैल बी मेड बाई अनदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड ऑफ टू डिसेंसी। कि यानी जब औरत को खातून की जो सर्च करना है उनको तो हमेशा उसको वुमेन को वुमेन ही करेगी, और जो उनको सर्च भी करना है उसमें डिसेंसी का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। सेक्शन 53 पावर टू सीज़ ऑफेंसिव वेपन्स, के जो वेपन्स वगैरह हैं उनको सीज़ कर लिया जाएगा जब किसी से अरेस्ट के बाद मिलेंगे। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट under this code may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by court to produce the person arrested। यानी अब वो जो भी जितने भी ऑफेंसेस ऑब्वियसली उनसे ऑफेंसिव जो वेपन्स वगैरह मिलेंगे वो तो सीज़ स्ट्रेट वे उन्होंने करने ही करने होते हैं। सेक्शन 53 में कहा है कि जितने भी ऑफेंसेस, जितने भी वो वेपन्स वगैरह आप उससे सर्च में लोगे तो वो सारे आपने प्रोड्यूस करने हैं जहाँ पे भी ज़रूरी होंगे कोर्ट के सामने या वॉटेवर। अब सेक्शन 53 में आगे फर्दर जो है एक अमेंडमेंट की गई है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एट्सेट्रा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, के जो एक्यूज़ होगा रेप वगैरह के या सॉडमी वगैरह के केसेस के, उनका एग्जामिनेशन जो होगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। ये सेक्शन 53A ऐड किया गया था 2016 में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, अननेचुरल ऑफेंस और सेक्शुअल अब्यूज़ और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अननेचुरल ऑफेंस और सेक्शुअल अब्यूज़ अंडर सेक्शन 376, 377, 377B respectively, and there are reasonable grounds for believing that an examination of arrested person will afford evidence
As to the commission of such offence, it shall be lawful for the registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority to make such examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। कि जब भी किसी पर्सन को सेक्शन 376 रेप में या 377 जो अननेचुरल लस्ट के ऑफेंसेस हैं इनमें किसी को अरेस्ट किया जाएगा, तो अगर तो ये ज़रूरी हो कि इससे कुछ एविडेंस कलेक्ट की जाती है, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब भी इस किस्म के ऑफेंसेस में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है पुलिस की तरफ से, तो उसका एक्यूज़ का टेस्ट करवाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए कि वो क्या मेडिकली फ़िट है ये इस किस्म के ऑफेंस करने को। अब इससे ज़्यादा मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूँगा कि सिर्फ ये देखने के लिए कि ये मेडिकली फ़िट है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल जो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वहाँ से करवाया जाता है। तो ये एक एविडेंस होती है कि साथ मेडिकल एविडेंस एक और ऐड हो जाती है कि यस इसमें ये मेडिकली फ़िट है, ये इस किस्म का ऑफेंस कर सकता है। सो ये मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। सबसेक्शन 2, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्ट एग्जामिनेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल विदाउट डिले examine such person and prepare a report of his examination giving the following practitioner particulars namely। तो उसका स्ट्रेट वे पुलिस अरेस्ट करती है और उसका वो डॉक्यूमेंट वगैरह बना के तो उसको हॉस्पिटल में ले जाती है, सिविल हॉस्पिटल में ले जाती है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उसका विदाउट एनी डिले जो एग्जामिनेशन किया जाता है। और वो जो एग्जामिनेशन करना है उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कौन कौन से पर्टिकुलर्स देने होते हैं। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाई होम ही वॉज ब्रॉट। जो भी पुलिस वाला उसको साथ जाता है उसका नाम वगैरह लिखता है, वो एक्यूज़ का नाम लिखता है, एक्यूज़ की एज लिखता है, मार्क्स ऑफ इंजरी इफ़ एनी ऑन द पर्सन ऑफ एक्यूज़, उसकी बॉडी पे अगर कोई इंजरीज़ वगैरह हों तो उनको रिपोर्ट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली समटाइम्स मोस्टली बल्कि जब रेप वगैरह के ये अननेचुरल लस्ट के जो ऑफेंसेस के केसेस होते हैं इनमें तो रेजिस्ट किया जाता है विक्टिम की तरफ से, तो समटाइम्स जो एक्यूज़ होते हैं उनकी बॉडी पे को इंजरीज़ वगैरह आ जाती हैं, कोई किसी भी किस्म की हो सकती हैं, तो वो भी सामने आ जाती हैं। पहला तो ये आ गया कि उसका सिर्फ ये देखना होता है कि ये मेडिकली फ़िट है कि ये ऑफेंस कमिट कर सकता है, इस पे एलिगेशन है। सेकेंडली उसकी बॉडी पे कोई इंजरीज़ अगर होंगी तो वो सामने आ जाती हैं और ये लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ एक्यूज्ड फॉर DNA प्रोफाइलिंग, उसका DNA वगैरह टेस्ट किया जाता है। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीज़नेबल डिटेल्स, ये सारा कुछ उसका एग्जामिनेशन जो उसका वो मेडिकल बना के फिर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर देता है, वो सारा कुछ उसमें ये डिटेल्स होंगी। सबसेक्शन 3, द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। तो जो अब यहाँ पे लिखा है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर ने वो रिपोर्ट देनी है उसमें जो भी वो कंक्लूड कर रहा है उसकी रीज़न भी साथ देनी है। Subsection 4, the exact time of commencement and completion of the examination under subsection 1 shall also be noted in the report under subsection 2। यानी वो किस टाइम पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसकी कंप्लीशन हुई उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये सारा डिटेल्स भी उसके अंडर उसमें मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में वो मेडिकल प्रैक्टिशनर। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट विदाउट डिले फॉरवर्ड करेगा। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेफर्ड टू इन सेक्शन 173 एज अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट रेफर्ड इन टू दैट सेक्शन। अब इसमें यह कहा गया कि ये जो रिपोर्ट बनाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आईओ को देता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, उसको फॉरवर्ड की जाती है। वो उसको जो चालान होता है अंडर सेक्शन 173 जो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद बनाया जाता है उसका ये पार्ट होता है मेडिकल रिपोर्ट जो उस एक्यूज़ की जाती है, और वो फिर बाद में कोर्ट में वो चालान के साथ ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।